नमस्कार, शाम के 5 बजे हैं। आप हैं नवजोत और पंकज के साथ। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जबरदस्त कामयाबी हासिल हुई है। पार्टी ने राज्य की 288 में से 121 सीटें हासिल की हैं, जबकि उसकी पुरानी सहयोगी शिवसेना को 62 सीटें ही हासिल हुई हैं। एनसीपी को 41, कांग्रेस को 44 सीटें हासिल हुई हैं। हालांकि बड़ी जीत के बाद भी बीजेपी बहुमत के आंकड़े से बहुत दूर है और इसीलिए महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार बनना तय माना जा रहा है। लेकिन यह गठबंधन किसके साथ होगा, इसे लेकर कयासों का दौर भी जारी है। इस बीच आपको बता दें, एनसीपी ने संकेत दिए हैं कि वो बीजेपी को सरकार बनाने के लिए बाहर से समर्थन दे सकती है और बीजेपी का इधर कहना है कि वो इस प्रस्ताव पर विचार करेगी। यही नहीं, बड़े सख्त लहजे में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी कह दिया है कि शिवसेना से गठबंधन हमने नहीं तोड़ा और महाराष्ट्र में सरकार हम ही बना रहे हैं। हमने कभी गठबंधन नहीं तोड़ा था। झगड़ा जो पड़ा वो आप सबसे कोई छिपा नहीं है। 3 सीटों के लिए इतना पुराना, सालों पुरानी दोस्ती टूट गई और आज सिद्ध हो चुका है कि कौन सच्चा था। हमने कभी शिवसेना से रिश्ता तोड़ने का प्रयास नहीं किया। और इससे पहले एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने एक अहम बयान दिया था, जिससे सियासी गलियारे में सरगर्मी अचानक बढ़ गई। पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि एनसीपी बीजेपी को बाहर से समर्थन देने को तैयार है। उनका यह भी कहना है कि जनता को स्थायी सरकार देने के लिए वो ऐसा कर सकते हैं, जबकि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने यह कहकर इसे और हवा दे दी है कि बीजेपी इस प्रस्ताव पर विचार करेगी। महाराष्ट्र को एक स्थिर सरकार मिले, केंद्र और राज्य में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग की सरकार बने, महाराष्ट्र की जनता के हित में और महाराष्ट्र के विकास के लिए हमें लगता है कि हम किसी भी एक सरकार बनाने के लिए कॉम्बिनेशन को साथ दे। इस स्थिति में सबसे बड़ा पक्ष क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है, हमें लगता है कि हमने उनको बाहर से समर्थन देना ताकि महाराष्ट्र में वो सरकार बनाने की प्रक्रिया पूरी कर सके। इस पर हम विचार करेंगे। जो बयान है वो किस मंशा से दिया है, क्या है उसके पीछे, किस प्रकार से वो क्या चाहते हैं, कौन सी शर्तें हैं या नहीं है, ये सारी चीजों का विचार हम लोग करेंगे। और किसके साथ जाना चाहिए, महाराष्ट्र के हित का क्या है, फैसला महाराष्ट्र के हित को आगे रखकर ही किया जाएगा। हालांकि नतीजे आने के बाद से ही बीजेपी और संघ से जुड़े नेता ये संकेत दे रहे थे कि शिवसेना उनकी पुरानी सहयोगी है और उसके साथ पार्टी का गठबंधन फिर से हो जाना चाहिए और ये गठबंधन ही दोबारा महाराष्ट्र में सरकार बनाएगा। आइए सुनवाते हैं पार्टी के जो तमाम नेता हैं, उनके बयान क्या है। और हम जीते हैं। हमने ये तय किया कि हम हमारे तरफ से कोई टिप्पणी उन पर नहीं करेंगे, क्योंकि लड़ाई कांग्रेस के खिलाफ थी। तो कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई हम लड़े और हम जीते हैं। हमने शिवसेना को कभी भी अपना शत्रु नहीं माना है, हमने पहले भी यह स्पष्ट किया है। बाकी अब सरकार कैसे तय हो इसका निर्णय हम जल्दी करेंगे। हमारा रिलेशन निश्चित रूप में है, आइडियोलॉजिकल रिलेशन है, केंद्र के अलायंस का वो एक हिस्सा है। तो हम उन संबंधों के आधार पर निश्चित रूप में संवाद की प्रक्रिया में जुटेंगे। शिवसेना के साथ मिलाना चाहिए और शिवसेना के साथ मेल होगा और वैसा 1995 में सरकार थी, उसी प्रकार की सरकार अभी 2014 में बनेगी। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में 2 खास मेहमान हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह साहब और साथ ही बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल हमारे साथ हैं और पटना से कांग्रेस के प्रवक्ता प्रेमचंद मिश्रा साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधांशु मित्तल साहब, पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो। और वो कहावत है, आप कहावतें बहुत सुनाते हैं कि 5 उंगलियां जो हैं वो घी में हो, तो वो शायद ऐसी ही स्थिति होती है। और ऐसी स्थिति में सुधांशु जी बिना मिठाई लिए आ गए हैं। सुधांशु बिल्कुल, अब बहुत बड़ी गलती हुई। अब ये अक्सर ये बहाना लगाते हैं कि आज गलती हुई, अब आगे से गलती नहीं होगी। हम पूरी उम्मीद करते। मुझे ये नहीं समझ आ रही और कितने राज्यों की जीत का इंतजार कर रहे हैं। 6 राज्यों का और इंतजार है, बोल दिया इन्होंने। सुधांशु जी ये बताएं, फिर भी महाराष्ट्र में थोड़ी सी कमी रह गई। हाँ, वाकई खंडित जनादेश आया है। बहुत अच्छा होता कि अगर हम लोग अपने ही दम पर बहुमत पा लेते। एक अच्छी स्थिर सरकार और एक आदर्श सरकार का जो देखने का स्वप्न है वो और अच्छी तरह से पूरा। लोग ये कह रहे हैं कि अगर गठबंधन होता तो शायद कांग्रेस और एनसीपी को जितनी सीटें मिली हैं वो भी ना मिलती। देखिए, अगर मगर पे कुछ टिप्पणी करना बेकार है। ये एक सत्य होता है कि जब भी वोटों का विभाजन होता है तो नुकसान होता है। 25 साल से हमारा वोट बैंक एक ही था, हमारा आइडियोलॉजिकल वोट बैंक एक है।
वहां पे जब आखिरी मौके पे हम लोग अलग अलग लड़ेंगे तो उसमें विभाजन होगा। विभाजन होने से बाकी एनसीपी और कांग्रेस की जो सीटें जीती हैं, अगर आप उनको देखें जी। तो वहां पे हम दोनों का गुण जो है। अभी नवजोत ये कह रही थी, सुधांशु जी आपके आने से पहले वो ये कह रही थी कि मैं पूछूंगी सुधांशु मित्तल साहब से तो बता देंगे कि मुख्यमंत्री कौन है। तो पूछ लीजिए। मैं इसलिए नहीं पूछ रही हूँ, मिठाई तो लाए नहीं, मुझे लगा पता नहीं बताएं या नहीं बताएं। स्थिति अभी भी साफ नहीं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह ने सीधे तौर पर ये कह दिया कि भाई एनसीपी बाहर से समर्थन दे रही है, शिवसेना के साथ हमने गठबंधन नहीं तोड़ा। तो हम ये बताएं सुधांशु जी की बड़ी तस्वीर, हम किसको देखेंगे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर? देखिए, कुछ राजनीतिक सत्यता जो है वो सामने है। सत्यता यह है कि हमारे पास जो पूर्ण बहुमत चाहिए था नहीं। अब ऐसे में दो ही तरह की सरकार बन सकती है, या तो शिवसेना समर्थन देगी या फिर जो एनसीपी का उन्होंने प्रस्ताव दिया है बाहर से समर्थन देने का, उसको स्वीकारेंगे। नहीं, पर उसको स्वीकारेंगे तो आप पहले क्या कहते थे चुनावों से पहले, उस बात को कैसे रख पाएंगे फिर? नहीं, एक और करप्शन के तमाम बातें मैं वही आपको बताऊं। ये स्पष्ट है कि जिनसे प्रतिस्पर्धा थी या जो प्रतिपक्ष है उसके खिलाफ हम लोग लड़े हैं, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। हाँ, समस्या बहुत बड़ी आती कि अगर इनके साथ मिलकर सरकार बनानी होती, जो उनका प्रस्ताव है, उनका प्रस्ताव ये नहीं है कि हम उनके साथ मिलकर सरकार बनाएं। उन्होंने कहा बाहर से एक सरकार को समर्थन देंगे जिसके पास सबसे ज्यादा इस समय बहुमत है। तो ये गुणवत्ता, इसमें एक फर्क है। लेकिन जैसे मैंने कहा, एक आखिरी चीज कहना चाहता हूँ कि भावनात्मक तौर पे भी और वैचारिक तौर पर भी स्वाभाविक है कि शिवसेना के साथ एक अगर कोई मिलन होता है तो बहुत ही स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि 25 साल से साथ थे, 25 दिन जरूर जो है वो रहे। और जैसा कि आपने अमित शाह जी को सुना, उन्होंने कहा सेंटर में संभावना बना के रखी हुई है। उन्होंने ये कहा, वही दो दिन उन्होंने कहा कि केंद्र में अभी तक आनंद गीते जी जो है वो मंत्री हैं, हमने नहीं तोड़ा। उन्होंने ये भी कहा कि वो मुंबई के अंदर जो कॉरपोरेशन है उसमें हमने हमारे समर्थन से वहां पे शिवसेना की वो है, हमने नहीं समर्थन वापस दिया। तो ऐसी स्थिति में हमारी तरफ से शिवसेना से दूरी बनाने का कोई प्रयत्न नहीं हुआ। उन्होंने ये भी खुलासा करा कि जिन 3 सीटों को लेके हुआ था, शायद वो नहीं होता तो बहुत अच्छा होता। जी प्रदीप जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, एनसीपी प्रफुल्ल पटेल को हमने सुना, उन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया कि हम सरकार में भले शामिल ना हो लेकिन बाहर से समर्थन देंगे, यानी कि चाहते हैं कि बीजेपी की वहां पर सरकार बने लेकिन समर्थन बाहर से। एनसीपी की क्या हम इसको मजबूरी कहें या फिर सत्ता का लालच कहें या फिर तमाम जो दूसरे बिंदु हैं उन पर गौर किया जाए? देखिए, एनसीपी एक ऐसी पार्टी है इस देश में जिसका आइडियोलॉजी से कोई लेना देना नहीं। जहां सत्ता हो, जहां संतुलन बैठ जाए, जहां बात बन जाए, वहां काम होंगे। आप याद कीजिए 1999 में सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर पार्टी बनाई। कुछ महीने बाद उसी कांग्रेस के साथ सत्ता में साझेदार हो गए। अब उनके सामने समस्या ये है कि केंद्र और राज्य दोनों जगह से सत्ता से बाहर है और दोनों जगह उनके मंत्रियों पर, नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप है। बिल्कुल। तो उन्हें राज्य में भी और केंद्र में भी एक सहायक या कम से कम सहानुभूति रखने वाली पार्टी के समर्थन की जरूरत है। ठीक है, तो ऐसे में उन्होंने ये चाल चल के एक तरह से शिवसेना को उन्होंने जो है चेकमेट किया है। ठीक है सुधांशु जी, आपके पास तो विकल्प बहुत है, वो कम हो जाए। ठीक है, लेकिन ऐसी स्थिति में ऐसी पार्टी का साथ आप लेंगे? मैंने आपको कहा ना कि क्या महाराष्ट्र के अंदर सरकार होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, एक पहला प्रश्न है। और नहीं होनी चाहिए तो दोबारा चुनावों में जाना है कि नहीं जाना, ये सोचने वाली बात है। इन चुनावों के परिणाम के बाद दो ही सूरतें हो सकती हैं, या तो शिवसेना भाजपा के गठबंधन की एक सरकार बनेगी या फिर इनका प्रस्ताव स्वीकारेंगे या फिर घर बैठेंगे सब। नहीं, वही बात है। देखिए प्रदीप जी यही तो कह रहे हैं कि उनका कोई बेस नहीं है। पहले सोनिया गांधी पे आरोप लगाते हैं, फिर उन्हीं का साथ देते हैं। अब यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप पूरे तरह से चलते रहे जिस वक्त चुनाव प्रचार हो, और अब जाकर फिर से वो ये कह रहे हैं, सबसे पहले आ गया है प्रफुल्ल पटेल ये कहने के लिए कि हम बाहर से समर्थन देने के तैयार हैं। तो क्या इस तरह की पार्टी का साथ आप लेंगे? नहीं, साथ लेना है नहीं लेना, मैंने कहा ना वस्तुस्थिति सामने जब आएगी तभी होगा। नवजोत पांचों घी में है, हमने वो पहले उसी से शुरुआत की है। अब सब चीजें जो हैं वो बीजेपी पक्ष में, यानी जो चाहिए था वो सब कुछ मिल गया है यहाँ पर। जी को ये बात याद दिलानी चाहिए कि प्रधानमंत्री ने कैंपेन में कहा कि एनसीपी मतलब
नेचुरली बिल्कुल, करप्ट पार्टी, बिल्कुल, ये बात पीएम ने भी कही। नेचुरली जी, करप्ट पार्टी जी, है, आज- उसके साथ सरकार चलाएंगे क्या? प्रदीप जी, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, और शायद जो आज सोच नहीं तो क्या होता है, ये इनकी अभी तक घोषणा होती है और हम लोग कहते देखिए हमारी सरकार बन गई। चलिए, हमारे क्या? पास एक और मेहमान है क्या? सुधांशु जी, क्या? ब्रेक लेना है हमें, वो मजबूरी है हमारी। पटना से कांग्रेस के प्रवक्ता प्रेमचंद मिश्रा साहब भी हैं, उनके पास हम लौटेंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहां ले रहे हैं, फौरन वापस हाजिर होते हैं। तो तीन खास मेहमान चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, उसके अलावा सुधांशु मित्तल साहब बीजेपी के नेता हैं। लेकिन अभी रुक करते हैं पटना का, जहां से हमारे साथ प्रेमचंद मिश्रा साहब, आप स्पोक्स पर्सन हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। प्रेमचंद मिश्रा साहब, पहले तो आप भी सुधांशु मित्तल साहब को बधाई दे दीजिए, काफी खुश यहां पर मुस्कुरा रहे हैं वो। और दूसरा सवाल यह है कि अब नॉर्थ इंडिया की मैं बात करूं, सिर्फ उत्तराखंड और हिमाचल ही रह गया आपके पास, किस तरफ जा रही है कांग्रेस? मैं आपकी बातों को फॉलो करते हुए मित्तल जी को बधाई देता हूं, उनकी पार्टी को बधाई देता हूं और जनता के इस जनादेश को विनम्रतापूर्वक स्वीकार भी करता हूं। धन्यवाद। आप सिर्फ उत्तराखंड और हिमाचल बोल रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं 8 राज्यों में आज भी कांग्रेस की सरकार है, जिसमें कर्नाटक और केरल जैसे बड़े राज्य भी हैं। 6 हैं अगर मैं सही हूं ऐसे बड़े राज्य हैं जहां मुख्य विपक्षी दल है। नहीं, मैं 8 हैं, पूरे 8 राज्यों में हमारी सरकार है और 7 प्रमुख राज्यों में हम प्रमुख विपक्षी दल हैं। कर्नाटक, केरल, असम, उत्तराखंड, मिजोरम और हिमाचल। मैं भी गिनवाने के लिए बैठा हूं। जी जी। एक अरुणाचल में भी। अच्छा, हाँ, अरुणाचल असम नहीं है, एक अरुणाचल, मणिपुर नहीं है, मेघालय में मुकुल संगमा नहीं है। ये हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, ये भारत के ही राज्य हैं और इन्हें भी हमें भारत का राज्य मानना चाहिए। केरला और कर्नाटका भी है। तो मैं किसी के सफलता को लेकर ऐसा मत कर लीजिए कि लगे कि नहीं बाकी कुछ अब देश में बचा ही नहीं। एनीवे, चलिए, आप बुरा मान रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से मैं मानता हूं, मैं स्पष्ट रूप से इस बात को मानता हूं जी कि ट्रिमेंडस प्रोग्रेस के काम करने के बावजूद महाराष्ट्र में और हरियाणा में हमें वो सफलता नहीं मिली जिसकी हमें उम्मीद थी, और कहीं न कहीं कोई चूक रही होगी। पार्टी निश्चित तौर पर इस पर गौर करेगी, क्या सिर्फ डेवलपमेंट के काम करने से ही आपको जनता का समर्थन मिल सकता है या कुछ और भी हमें करने चाहिए। ये भी एक हमारे पास एस्पेक्ट है। मैं समझता हूँ कि 15 साल लगातार सत्ता में रहने की वजह से और 10 साल यहाँ कहीं न कहीं ऐसा जनता को लगा हुआ है कि हमें कुछ टेस्ट बदलना चाहिए। यह भी होता है कि स्वाद बदलने के लिए चलो कुछ नया चीज़ परखा जाए। लेकिन यहाँ आश्चर्य तब लगा जब इतनी सभाओं और रैली के करने के बावजूद अगर महाराष्ट्र में पूर्ण बहुमत नहीं मिला और अब जो नए गठजोड़ बनने की संभावनाएं बन रही हैं, जिसकी ओर थोड़ा प्रदीप सिंह जी ने इशारा भी किया था कि जिस तरह की भाषा का प्रयोग कल तक आप एक दूसरे को चोर, हफ्ताखोर, मोस्ट करप्ट नेशनलिस्ट पार्टी और क्या क्या कहते रहे, उनके तरफ से और कुछ कहा जाता रहा। अब अगर आप सत्ता के लिए फिर एक हो रहे हैं, चाहे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो इसका मतलब साफ है कि पावर के लिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है और किसी से भी हाथ मिला सकती है। नहीं, लेकिन इससे यह भी शुरुआत एक साबित उस पार्टी होता से है। हुई उद्धव है ठाकरे ने क्या क्या नहीं कहा, जो आपकी सहयोगी थी। जी सुधांशु जी, मुझे लगता था आज की हार के बाद हमारी अगर हमारे सहयोगी होते तो मेरे साथ होते। आज तो क्लियर हो गया कि उनके मन में पहले से चोर था। अच्छा हुआ जो पहले चले गए और उनके करप्ट मंत्रियों के चलते ही हमारी सरकार की बदनामी हो रही थी। अदरवाइज चीफ मिनिस्टर संभव नहीं है। छोटे से सुधांशु जी आपका रिएक्शन लूंगी, लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद लौटते हैं। और अब जो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे उसमें आप देख सकते हैं महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री नारायण राणे और उनके बेटे नीतीश को। दरअसल नारायण राणे कुंदल सीट से चुनाव हार गए हैं, जबकि उनके बेटे नीतीश कंकावली सीट से चुनाव जीत गए हैं। लेकिन पिता की हार नीतीश से बर्दाश्त नहीं हुई और वो उन्हें देखकर रो पड़े। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं नीतीश अपने पिता की हार को बर्दाश्त नहीं कर पाए, काफी भावुक हो गए। तस्वीरों में आप यहां देख सकते हैं। हमारे साथ तीन खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। सुधांशु मित्तल साहब, प्रेमचंद मिश्रा साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बीजेपी के नेता है सुधांशु मित्तल साहब। उसके अलावा प्रदीप सिंह साहब भी हमारे साथ चर्चा में जुड़े। प्रदीप सिंह साहब, अगर मैं इन चुनावों की बात करूं तो तीन प्रमुख बातें क्या निकल कर आती हैं आपकी नजर? नहीं, देख, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में सार्वदेशिक
पार्टी के रूप में जो कांग्रेस की एक समय जगह थी उसको लेने के लिए आगे बढ़ रही है। तो पूरे देश में केंद्र में भी सत्ता में हो और ज़्यादातर राज्यों में भी सत्ता में हो। दूसरी कि कांग्रेस और बीजेपी के जितने विरोधी हैं वो देश के बदलते हुए मूड को भांप नहीं पाए। आज का जो युवा है वो क्या चाहता है, उसकी आकांक्षा क्या है, उसकी अभिलाषा क्या है, इसको समझने में ये पार्टियां नाकाम रही हैं। तीसरा, इस चुनाव नतीजों का निष्कर्ष कहें तो धीरे धीरे क्षेत्रीय दलों का दायरा यही मैं पूछना चाहता, क्षेत्रीय जो दल हैं उनका काफी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा की अगर हम बात कर लें, देखिए लोगों को पिछले 25-30 साल गठबंधन की राजनीति, क्षेत्रीय दलों को सत्ता देकर देखा कि इससे बात बन नहीं रही है। हंग असेंबली से पहले लोगों मतदाता ने पूरा वर्डिक्ट देने की कोशिश की, बहुमत किसी भी पार्टी को, वो भी करके देख लिया, लेकिन उसे लगा कि राष्ट्रीय दल जो है उनका सोच का तरीका, उनका दायरा अलग होता है, क्षेत्रीय दलों की सोच उसी दायरे में सीमित होती है, इससे नुकसान होता है देश का भी और उस प्रदेश का भी। तो वो उससे उठ नहीं पाते क्योंकि उनका अपने प्रदेश से बाहर कोई इंटरेस्ट नहीं है, उससे उनको कोई मतलब नहीं है कि तमिलनाडु कि श्रीलंका से हमारे संबंध खराब हो जाएंगे तो उसका क्या असर होगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या देश पर, इससे उनको मतलब नहीं है। उनको तमिलनाडु की राजनीति में अपने जो राजनीतिक हित है वो साधना ज्यादा जरूरी है। ठीक है प्रदीप जी, मैं सुधांशु जी से एक सवाल कर लूं, फिर आपसे भी एक सवाल है। सुधांशु जी, एकला चलो का जो नारा हरियाणा में दिया, महाराष्ट्र में, क्या अब हम ये भी मानकर चलें कि आगे तमाम जो दूसरे राज्यों में चुनाव हो गए वहां पर भी बीजेपी एकला चलो से ही चलेगी आगे? नवज्योति, ऐसा नारा ना तो कोई दिया गया है ना ये सत्यता है। नहीं, गठबंधन आपके टूटे, आप अकेले लड़ रहे हैं, फायदा भी हो रहा है। मैं वही बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री ने बोला था युति से मुक्ति महाराष्ट्र में ना, क्योंकि जब टूट गई तो ये मुक्ति हो गई ना जी। नहीं, अगर सुधांशु जी सोच भी तो वही है ना। नहीं, मैं आपको वही बताना चाहता हूँ। ये भी है साथ में सवाल की मजबूरी थी या अहंकार था जो आप अकेले? हमारी तो अहंकार होता तो हम अपनी तरफ से तोड़ते। हम तो आज तक कभी उनके खिलाफ क्यों नहीं बोले? इसीलिए नहीं क्योंकि हमें तो युति जो है उसकी हम मूल्य को समझते हैं। मैं जो यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ, पहली बात, इस देश की राजनीति बदल रही है। देखिए, क्षेत्रीयता जो है, धर्म, जात, भाषा, क्षेत्रीयता, ये राजनीति में मैं बस आपको रोकना चाहूंगी, जवाब लेती हूँ, लेकिन दुष्यंत चौटाला कुछ कह रहे हैं, एक बार सुनवा देते हैं दुष्यंत। बिल्कुल, कहीं ना कहीं चौटाला साहब का आज हमारे बीच से जाना कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के अंदर एक छोटा सा सेटबैक, आप माने कि उनको विश्वास हुआ। हम खुद इस 4 दिन का जो प्रकरण था, मैं तो खुद उनको मिलने भी नहीं पाया उस 10 दिन 12 दिन के प्रचार के अंदर, तो कहीं ना कहीं हमें भी फील हुआ कि हम कमज़ोर हुए। और जरूर अगर रीढ़ की हड्डी आपके शरीर से हटा दी जाए तो शरीर डिस्टेबलाइज होता है। और मेरा मानना है अगर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी आज हमारे बीच खड़े होते तो नतीजे कहीं होंगे। आपको यकीन है कि रॉबर्ट वाड्रा का जो मामला है उसको सरकार कहीं ना कहीं पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करेगी? देखिए, मैं तो उम्मीद रख सकता हूँ क्योंकि मोदी साहब ने बारी बारी मंचों पर ये बोला था कि न्याय दिलाया जाएगा, लुटेरों को पकड़ा जाएगा, और उम्मीद रखता हूँ आज उनकी सरकार को चलते हुए 145 दिन हुए हैं, प्रदेश में भी उनका शासन है, दोनों चीज़ें आज उनके हाथ के अंदर, इसको इन्वेस्टिगेट भी कराइए और फेयर ट्रायल के साथ जो हरियाणा की जनता की ज़मीन है, जो हरियाणा की जनता का पैसा है, उसको वापस जनता के बीच में पहुँचाइए। एक बहुत अहम मुद्दा है, मोदी जी ने भी मंचों से कहा कि चौटाला साहब SYL का पानी नहीं ले पाए। आज केंद्र में बीजेपी की सरकार है, प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन चुकी है, मैं तो उम्मीद रखूंगा। चलिए वापस सुधांशु जी। जी, नई राजनीति में लोगों की आकांक्षाएं फर्क है। अब वो जात, धर्म, क्षेत्रीयता, भाषा, ये सारी चीजें की जगह लोगों को उम्मीद की राजनीति चाहिए, लोगों को सुशासन की राजनीति चाहिए और लोगों को विकास की राजनीति चाहिए। अभी मैं मिश्रा जी का सुन रहा था, व्यंजन का स्वाद बदलना चाहते हैं। मिश्रा जी, जनादेश का इतना अनादर ना करिए। लोग बहुत गंभीरता से, पर मुबारकबाद भी दिया, मुबारक तो दिया, लेकिन जनादेश की बात कर रहा हूँ। जनादेश के बारे में ये कहना कि लोग व्यंजन का स्वाद बदलना चाहते थे, शायद ये अच्छी बात नहीं है। लोग बहुत गंभीरता से चुनावों को देखते हैं और बहुत गंभीरता से अपना मत देते हैं। जनता कभी गलत नहीं होती। और देखिए, आप विकास के दावे कर रहे हैं, अगर ये सारा ही कुछ हुआ होता तो जनता क्यों नहीं जीता देती आपको? सबसे बड़ी बात क्या है, आज एक
कुशासन का भाव आपके दोनों राज्यों के प्रति था, इसलिए आपने देखा है पहले स्थान से आप तीसरे स्थान पे पहुंचे, दूसरे पे भी नहीं पहुंचे। जो हाल हुआ है उसके मतलब कुछ गंभीरता से ये सोचिए आपके यहाँ बहुत कमियां रह गई हैं। लेकिन मैं आपके इतिहास में जाना नहीं चाहता, मैं सिर्फ एक चीज और कहना चाहता हूँ हरियाणा के बारे में। हम लोग कहाँ थे जी 2004 के अंदर 75 सीट 90 में से 75 पे जमानत जब्त। ये मैजिक हुआ कैसे? सुधांशु जी ये समझा दीजिए, ये मैजिक हुआ कैसे? क्या मोदी का जादू जो है वो बरकरार है, ये मानते हैं आप? ये जादू क्या है? लोगों की, मैंने कहा ना, उम्मीद की राजनीति, काडर नहीं था बीजेपी का। बदल चुकी है राजनीति में, लोगों को इस समय उम्मीद चाहिए। क्यों? वो अपने को विकसित देखना चाहते हैं, वो अपने को समृद्ध देखना चाहते हैं, वो एक अच्छा शासन चाहते हैं। पर सपनों को सच में बदलने के लिए भी तो काम करना होगा ना। अभी तो उसी स्टेज से गुजर रही है आपकी सरकार। उसमें क्या है, एक विश्वसनीयता क्यों है? क्योंकि 12 साल के कार्यकाल में गुजरात में जब मोदी जी ने करा तो उनकी विश्वसनीयता के पीछे कुछ तथ्य थे। और आज जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्र में आई है, लगातार लोग देख रहे हैं कि किस तरह सुशासन की ओर हम लोग अग्रसर हैं। उनको फिर एक विश्वास आया कि एक बड़ी मजबूत सरकार, एक पक्के इरादे के साथ एक सरकार आई हुई है, और उसका फायदा हमें मिला हरियाणा में, उसका फायदा हमें महाराष्ट्र में मिला। महाराष्ट्र ले लीजिए, हमारी हालत क्या थी। हम जो थे छोटे भाई थे, वहां से आज निकल के सबसे बड़ी। अब देखिए 25 साल बाद कोई राजनीतिक संगठन को 100 से ज्यादा सीटें मिली हैं 25 साल बाद। उसका कारण क्या है? जितनी सीटें मिल नहीं रही थी उससे ज्यादा आपने जीती। उससे ज्यादा हमने जीत ली। उसका कारण ये लोगों में एक विश्वास है कि एक सुशासन की देने की क्षमता इस समय भारतीय जनता पार्टी की है। ठीक है, प्रेमचंद मिश्रा हमारे साथ हैं, वो भी कुछ कहना चाह रहे थे। जी प्रेमचंद जी। मैं इस पे यही कहना चाह रहा हूं कि ठीक है, आपको जीत मिली है, हमें जनता ने सत्ता से बाहर किया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम उन विकास कार्यों को झुठला दें और ये कहें कि हरियाणा ने डेवलपमेंट नहीं किया और महाराष्ट्र में कुछ काम नहीं हुआ। यह अपने आप एक बड़ा झूठ है। प्रेमचंद जी, ये आप जो कहते हैं और आपकी पार्टी पर यही आरोप लगते रहे, डेवलपमेंट हुआ लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह गुड़गांव में, और कहीं डेवलपमेंट की बात नहीं आई सामने। रोहतक में नहीं रोकते, जब मेरी बारी आती है आप बीच में ही टोक देते हैं। चलिए बोलिए। नहीं, आप मुझे कहने दीजिए, जो मैं कहना बुलाया तो फिर कहने दीजिए। जी। तो सवाल यह है कि अगर ये कहना कि हमने कोई काम नहीं किया, इसको मैं नहीं मानूंगा। डेवलपमेंट के ट्रिमेंडस काम हुए, सोशल सेक्टर में जबरदस्त काम हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर में जबरदस्त काम हुआ दोनों राज्यों पर। कैपिटा इनकम ऐसे नहीं बढ़ जाती है किसी स्टेट में, उसके बाद भी हम हारे हैं, तो ये दूसरे कारण होंगे। तो जहां पर मैं आज यही कह सकता हूं, हमारे खिलाफ जो लोकसभा चुनाव के पहले से जो दुष्प्रचार चल रहा था, वो दुष्प्रचार का अब गति थोड़ा धीमा हो रहा है। जो मोदी मैजिक और क्या क्या लहर की बात की जा रही है, अगर लहर होती तो आप महाराष्ट्र में आपकी सीटें 5 महीने में कम कैसे हो गई? जिन विधानसभा सीटों में आपने मई में लीड किया था उसमें संख्या आपकी कम हो गई। हम जहां पर लीड कम किए थे हमारी संख्या बढ़ गई है। तो मैं इसको ये कैसे मानूं कि आपका मैजिक चल रहा है? हाँ, आपका मैजिक है, आपकी लहर थोड़ा बहुत है, लेकिन अब वो धीरे धीरे ढलान पर है। वो इसलिए है कि आपने जो जनता से वायदे किए थे वो आप पूरे नहीं कर रहे हैं। आप अपने आप को डाइवर्ट कर रहे हैं। अब आपको लव जिहाद चाहिए, अब आपको हिंदुत्व चाहिए, भारत के हर नागरिक को हिंदू बनाना चाहते हैं। तो आप महंगाई और कालाधन के बजाय आप एजेंडा बदल रहे हैं। हरियाणा पर आइए, आपको इसके सजा देगी। हरियाणा पर आइए, कहीं ये कारण तो नहीं रहा? बताइए हरियाणा में क्या है? हरियाणा में बड़ा कारण ये तो नहीं रहा, क्योंकि नाराजगी हुड्डा से भी बहुत ज्यादा थी। अंदर खाते कहीं आप ही की पार्टी के लोग तो नहीं ले डूबे आपकी पार्टी को? हमारे पार्टी के वो लोग जो महत्वाकांक्षा के लिए दूसरी पार्टी में चले गए, हरियाणा में तो ज्यादा टिकते नहीं, लेकिन जो नहीं गए उनमें भी नाराजगियां थी। गयाराम हरियाणा के बारे में मशहूर है, चुनाव के समय चले गए, वो सब हारे हैं या जीते मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ कांग्रेसियों के बारे में पता चला कि बीजेपी में गए चुनाव हार गए। तो मैं ये कह रहा हूं कि कभी भी आयाराम गयाराम की पॉलिटिक्स को प्रोटेक्शन नहीं देना चाहिए, राजनीतिक सिद्धांतों की होनी चाहिए। प्रेमचंद जी, बीजेपी तो इनफैक्ट हरियाणा में डिफेक्टर्स की पार्टी बन गई थी। प्रेमचंद जी, जब बीजेपी के पास नेता नहीं, आज भी उसके पास चेहरा नहीं है। हरियाणा के लिए कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा? प्रेमचंद जी, आप लगातार बोल रहे हैं, बैठ के नहीं बता सकते, आप लगातार बोल रहे हैं, नहीं है। आप लगातार बोल रहे हैं सुधांशु मित्तल जी की किलिंग स्माइल जो है लगातार जारी है। अब वो हंसते हंसते कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे। मैं इनका विकास की बात जो है बहुत सही है। चेहरे वाले हैं, बोलने नहीं दीजिए ना मुझे भी। वो कह रहे हैं आपसे बोलने के लिए। अच्छा, इन्होंने वाकई बहुत विकास करा। बोलिए। इन्होंने विकास किसका करा? इन्होंने विकास करा रॉबर्ट वड्रा का, बहुत विकास करा। उनकी गलत बात है। अरे साहब गलत चीज है। अब सब बोल ले रहे हैं, हर चीज में राजनीति मत करिए, किसी फैमिली के खिलाफ मिश्रा जी आपने बोल दिया, मुझे बोलने नहीं दीजिए। मिश्रा जी कोई तो तेजी रखिए, और हाईकोर्ट साहब कोई तो तेजी रखिए। संबंधित पीआईएल को रिजेक्ट आप जनता की भी सुनना चाहते हैं आपको।
समय देंगे। मिश्रा जी रुकिए, जरा बात सुनिए जी। सारा प्रश्न क्या है, लोगों के मन में इनके भ्रष्टाचार का कुशासन जो है वो इतना ज्यादा गहन उनके उसमें आ गया था कि देखिए कहां पे आ गए, 10 सीटों पे आ गए। क्यों आ गए? क्यों सामने दिख रहा था कि चोरी हो रही है, लेकिन वही जो है पूरा प्रशासन उस चोरी को करवाने में लगा हुआ है। जब आप हिंदुस्तान की जनता को मूर्ख समझे और ये समझे कि हम कुछ भी कर लेंगे, हम कोई भ्रष्टाचार कर लेंगे लेकिन कोई हमारी जवाबदेही नहीं होगी, ये नहीं चलने वाला है। सुशासन इस समय लोगों की आकांक्षा है और इनका हर्ष यही हुआ लोकसभा में और यही। सुधांशु जी मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद जब लौटूंगा तो आपसे मैं जरूर जानूंगा, आप ये जो चीज समझा रहे हैं महाराष्ट्र में यदि आप एनसीपी का जो बाहर से समर्थन आपको दे रही है, यदि वो समर्थन भी लेते हैं तो कहीं आप अपनी बात से अलग हटते हुए नजर आएंगे, उसका ख्याल आपकी पार्टी को रखना होगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। तो महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनावी नतीजे आए हैं और बीजेपी की बल्ले बल्ले है। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं, प्रदीप सिंह साहब, सुधांशु मित्तल साहब हमारे साथ हैं, बीजेपी नेता, और साथ ही साथ हमारे साथ प्रेमचंद मिश्रा साहब हैं, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सुधांशु मित्तल साहब, अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सवाल लगातार हम बीजेपी के तमाम नेताओं से पूछ रहे हैं। क्या कहीं गोपीनाथ मुंडे साहब की कमी बीजेपी को अखर रही है, खल रही है? बहुत ज्यादा। मेरा अपना व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि अगर मुंडे जी इस समय होते तो शायद ये जो कमी रह गई है इन चुनावों में हमारी सीटों की, ये भी नहीं होती। क्योंकि स्वाभाविक तौर पे जब एक नेतृत्व दिखता और बड़ा परिपक्व नेतृत्व दिखता तो शायद कुछ और हमें सफलता मिल जाती। ये सत्य है कि जिस नेतृत्व पे लोगों को विश्वास होता है वहां ज्यादा उनका समर्थन मिलता है। तो बड़े अजीब समय पे और उनका बड़ा दुख में निधन जो हुआ उससे भारी क्षति हुई है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। संक्षेप में, साथ होते तो शायद युति भी न टूटती, शायद, अगर मगर क्या कहा जाए। हाँ, लेकिन गोपीनाथ मुंडे जी युति के समर्थक थे, ये अपने आप में सत्य है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हमें रुकना होगा और महा कवरेज जारी रहेगी इस ब्रेक के बाद। तो दोनों राज्यों में कमल खिल गया है पूरी तरह से, हरियाणा में और थोड़ी सी और जरूरत होगी महाराष्ट्र में, लेकिन वो जरूरत पूरी हो जाएगी क्योंकि महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी की शानदार जीत के बाद अब से कुछ ही देर में संसदीय बोर्ड की बैठक भी शुरू होने वाली है। बिल्कुल, आपको बता दें बीजेपी की शानदार जीत हुई है और संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई गई है। तमाम नेता जो हैं तस्वीरों में आप देख रहे हैं वो इस बोर्ड की मीटिंग के लिए आना शुरू हो गए हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी के किसके साथ गठबंधन होगा, इस पर चर्चा होगी। पीएम सहित पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं संसदीय बोर्ड की बैठक में पहुंचने लगे हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं तमाम नेतागण जो हैं वो नजर आ रहे हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग बस अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। हमारे संवाददाता विक्रांत भी नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तमाम नेता पहुंचना शुरू हो गए संसदीय बोर्ड की बैठक और इसमें चर्चा होगी। मुख्यमंत्री कौन होगा, महाराष्ट्र की बात करें तो समर्थन कहां से लिया जाएगा, किस तरीके से दोनों राज्यों में सरकार। इस बीच आपको बता दें कि बाहर से समर्थन देने की बात प्रफुल्ल पटेल एनसीपी के नेता हैं उन्होंने कर ही दी। अब देखना होगा कि बीजेपी जो है वो किसके साथ जाती है। यानी स्थिति बीजेपी की है कि वो, अब जाहिर बात है उसके पास दोनों ऑप्शंस हैं। एक तरफ पुराना गठबंधन है जो 25 वर्षों का पुराना गठबंधन है, हालांकि वो तलाक हो गया था महाराष्ट्र में, लेकिन केंद्र में जो है अभी भी साथ है उनका। तो क्या उसी गठबंधन के साथ यानी शिवसेना के साथ जाती है या फिर ये जो बाहर से समर्थन देने की बात है एनसीपी की उनके साथ
बीजेपी जाएगी। चलिए, संसदीय बोर्ड की बैठक कुछ ही देर में शुरू हो रही है। सुधांशु जी हमारे साथ इस बीच अगर विक्रांत जुड़ते हैं तो हम उनके पास चलेंगे, लेकिन सुधांशु जी क्या क्या चर्चा होगी, किस किस बात को लेकर अब विचार होगा यहाँ पर? दो चीजें स्वाभाविक तौर पे होनी है। एक तो ये कि हरियाणा का मुख्यमंत्री किसको बनवाया जाए, और दूसरा ये है कि गठबंधन करना है नहीं करना है, और गठबंधन अगर करना है तो किसके साथ करना है, किसको बनाया जा रहा है हरियाणा का मुख्यमंत्री? थोड़ा सा और इंतजार करिए ना, वो राज कभी खोलेंगे नहीं। अभी थोड़ी सी इंडिकेशन तो दीजिए, एक ना सही दो नाम तो सही। ऐसा समकक्ष नेतृत्व। मैं सुधांशु जी आपके पास आऊंगा। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रांत, आपसे जानना चाहेंगे, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक कुछ देर में शुरू होनी है, कौन कौन नेता इस वक्त पहुंच गए हैं? पीएम मोदी क्या पहुंच गए या उनका इंतजार हो रहा है? देखिए, इस समय पीएम प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार हो रहा है और उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ ही क्षणों में वो यहाँ पर बीजेपी मुख्यालय होंगे, जहाँ पर पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक शुरू हो जाएगी। लगभग सभी नेता पहुंच चुके हैं, चाहे वो गृह मंत्री राजनाथ सिंह हो, अरुण जेटली हो या फिर सुषमा स्वराज हो। बाकी जितने भी मेंबर्स हैं पार्लियामेंट्री बोर्ड के लगभग पहुंच गए हैं। सिर्फ प्रधानमंत्री का इंतजार हो रहा है और उसके बाद ये पार्लियामेंट्री बोर्ड शुरू हो जाएगी। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक शुरू होने के बाद दो मुख्य मुद्दे हैं जिन पर पार्टी को चर्चा करनी है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री को लेकर के बातचीत होगी, और दूसरा महाराष्ट्र का मामला, जिस तरीके से पार्टी को थोड़ा सा वहां पर पीछे छूट गई है बहुमत के आंकड़े से, तो अब किसका साथ लिया जाए। सरकार बनाने में बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं है वहां पर महाराष्ट्र में, क्योंकि एनसीपी पहले से ही बाहर से समर्थन देने की बात कर रही है। दूसरी तरफ शिवसेना के साथ भी बात बन सकती है। इसके दोनों तरफ से आने लगी है फिलर्स की बात बन सकती है। तो अब किसका समर्थन बीजेपी लेना पसंद करेगी सरकार बनाने के लिए, इन सब चीजों पर चर्चा होनी है। जैसा अध्यक्ष, पार्टी अध्यक्ष की अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने किसी भी सवाल का अभी अपने पत्ते नहीं खोले। उनका साफ कहना था कि इन सभी सवालों का जवाब पार्लियामेंट्री बोर्ड में ही तलाशे जाएंगे और वो पार्टी की सबसे सर्वोच्च संस्था है जो सभी फैसले लेती है। तो काफी अहम बैठक है और प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार हो रहा है। अगले कुछ मिनट में वो यहाँ पार्टी मुख्यालय में होंगे जब ये बैठक शुरू हो जाएगी। ये भी बताएं विक्रांत, एक सवाल और है आपसे कि क्या सुगबुगाहट किस तरह की, मुख्यमंत्री कौन होगा, फिर हरियाणा की बात करें या फिर महाराष्ट्र? देखिए, पार्टी का ये कहना है कि ये लगभग पार्टी ने मन बना लिया है कि हरियाणा से ही विधायक हैं उन्हीं में से किसी को चुनने की ज्यादा संभावना है। हालांकि पार्टी अध्यक्ष की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कहा कि ये सब चीजें प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बताई जाती, एक बार पार्लियामेंट्री बोर्ड फैसला ले ले। हरियाणा से ज्यादा मसला पार्टी के लिए अभी फिलहाल महाराष्ट्र के मसले पर वो फैसला लेना चाहती है कि आखिर किसके सहारे से वो सरकार बनाए। उसके बाद क्योंकि हरियाणा में पूर्ण बहुमत मिला है पार्टी के पास, आसानी से पार्टी उसमें अपनी सरकार बना करके मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवा सकती है। उसको लेकर के पार्टी को ज्यादा चिंता नहीं है। पार्टी के सामने इस समय बड़ा सवाल महाराष्ट्र को लेकर है। ठीक है, नजर आप बनाए रखिए। बहरहाल इसी पर चर्चा करने के लिए तमाम खास मेहमान और दो और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, तीन और खास मेहमान। परिचय मैं आपका करवा देती हूँ। मुख्तार अब्बास नकवी जी हमारे साथ रहेंगे, सुधांशु मित्तल हैं, नीलांजन अभी हमारे साथ जुड़े, स्वागत है नीलांजन आपका। इसके अलावा हमारे साथ नदीम जावेद भी रहेंगे कांग्रेस से, आपका भी स्वागत है। मैं कुछ कह रहे थे, आप नाम लेते रुक गए थे सुधांशु जी। मैंने ये कहा कि जब हमारे अध्यक्ष जो है वो ही नहीं बताने को तैयार है तो मैं कैसे हिमाकत कर सकता हूं? चर्चाएं किस किस की चल रही हैं? चर्चा देखिए 3-4-5 स्वाभाविक नाम है वहाँ पे। मनोहर लाल खट्टर जी हैं, कैप्टन अभिमन्यु है वहाँ पे, उनके नाम चल रहे हैं। फिर हमारे गुजर जी जो है वो क्रम में बता रहे हैं। नहीं, मैं उसकी बात दो पे आऊंगी, आप रुकिए तो। उनका नाम है, रामविलास शर्मा जी जो हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनका नाम है। ठीक है, तो नाम का ये मेरे पास एक और तरीका है। मुख्तार अब्बास नकवी साहब, पंकज में बोल रहा हूं, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप भी मुस्कुरा के बता दीजिए क्योंकि हमने बहुत कोशिश कर ली। सुधांशु मित्तल साहब राज नहीं खोल रहे, मुख्यमंत्री कौन होगा हरियाणा में, महाराष्ट्र में? मुख्यमंत्री होगा और मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का ही होगा, भारतीय जनता पार्टी के बीच से ही होगा, और जो सरकार बनेगी वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही काम करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुख्यमंत्री कौन होगा कि हमारे पास जो है वो बहुत ही प्रभावी लोग हैं, बहुत ही मजबूत लोगों की एक लंबी श्रृंखला है जिनमें से कि अब आपको अगर हम नाम यहीं बैठ के बता दें तो फिर जो है वो आपको जो है वो कल तक चलाने के लिए क्या रहेगा। अच्छा ये बताइए, पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग अब से कुछ देर में शुरू होने वाली है, उसमें क्या कुछ होगा? संभावनाएं चलाइए। देखिए, बोर्ड में दोनों चुनावों का जो चुनाव हुआ है, चुनाव का देखिए एक बात तो बहुत महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी ने इन दोनों राज्यों में बहुत शानदार
प्रदर्शन किया है, बहुत शानदार, जो उम्मीदों से पे बहुत से लोगों को उम्मीद ही नहीं थी। थोड़ी कमी रहेगी क्योंकि महाराष्ट्र हम जब हरियाणा की बात होती थी तो हमारे लिए कहा जाता था कि इनकी हरियाणा में ज़मीन नहीं है। महाराष्ट्र में कहते थे कि साहब जो है ये शिवसेना के बगैर कुछ है नहीं। और दोनों जगहों पर, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे हरियाणा, हमने जिस तरह से, महाराष्ट्र में तो हमने लगभग 5 गुना वोट का प्रतिशत हमारा बढ़ा है, सीटें बढ़ी हैं, 4 सीटों से जो है वो हम पहुंच गए हैं। इसी तरह से लगभग जो है वो इन दोनों राज्यों में बीजेपी को लोगों ने जनादेश दिया है सरकार बनाने के लिए। चलिए नीलाभ हमारे कार्टूनिस्ट हमारे साथ है। नीलाभ, नतीजे आ चुके हैं। कलम क्या क्या बना रही है पूरे आपकी? दिन हम लोगों ने कुछ ना कुछ किया, बट सब कुछ खत्म करने के पहले मैं एक दर्शकों को एक छोटा सा टिप देना चाहता हूं कि अगर आने वाले दिवाली में आपको सस्ते से सस्ते पटाखे चाहिए तो आप सीधे पहुंचे कांग्रेस के हेडक्वार्टर में। बहुत बड़ी सेल लगी है क्योंकि बड़े सारे पटाखे खरीदे गए थे जिनका कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। सो सस्ते पटाखों के लिए आपको कहाँ जाना है, इसका टिप मैं दे रहा हूँ। और खूब अच्छी आपको शुभ दिवाली मनाइए आप लोग। और पटाखे सस्ते कहाँ मिलते हैं आपको मैं दिखा दिया हूँ। ये नीलाभ ही बताएंगे। नीलाभ, ये पटाखे जो हैं अभी के खरीदे हुए हैं या पुराने हैं? ये बड़े दिनों के रखे हुए हैं, पिछले इलेक्शन में भी काम नहीं आए थे खास, तो मतलब इस इलेक्शन में भी शायद काम नहीं आए। अब इसके अगर इससे ज़्यादा रखे जाए तो फिर वो फुस हो जाएंगे। सो बेस्ट है कि इनको बेच दिया जाए, इसीलिए सेल लग गया है अब। चलिए, वहां पर तो सेल लगी है। नीलांजन, मैं आपके पास आना चाहूंगी। न तो प्रदीप जी हमें मित्तल साहब कुछ बता रहे हैं और ना ही नकवी जी कुछ बता रहे हैं। आप ये बताइए, हम स्पेसिफिकली हरियाणा की बात करें, नाम बहुत सारे गिनवा दिए मित्तल साहब ने, कुछ 1-2 नामों पर आप अपनी राय देंगे यहाँ पर? नहीं, उसमें क्या है कि अगर आप इस सेल के बोर्ड को देखें तो इसमें लिखा हुआ है महासेल। इस महा का मतलब महाराष्ट्र नहीं है, ये महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों की कहानी है। तो दोनों जगह में ये सेल लगे हैं। इसमें आप लोग, मतलब हर इंसान जाके यहाँ पे पटाखा खरीद सकता है, सस्ते दामों में है, क्योंकि आने वाले काफी दिनों तक इनका इस्तेमाल मुझे होता हुआ नहीं लग रहा। बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, अब नरेंद्र मोदी कुछ बोल रहे हैं, हम आपको लिए चलते हैं। पहुंचे हैं। बिल्कुल, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक अब से कुछ देर में शुरू होगी। हाथ मिलाते हुए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से दोनों ही बेहद खुश। मोदी की लहर, जैसा कि जेपी नड्डा नजर आ रहे हैं तस्वीर में, तमाम बीजेपी के नेता जो हैं वो इस वक्त आपके सामने हैं। हार पहनाकर स्वागत किया गया प्रधानमंत्री मोदी का। अमित शाह ने ये हार उन्हें पहनाया और अब अंदर जा रहे हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी और सुधांशु जी, आप कुछ इस पे रोशनी डालें, अब क्या कुछ होगा? मैंने कहा ना कि 2 ही चीजें होनी है, एक ये कि किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए हरियाणा में, हाँ। और दूसरा रणनीति अब हमारी क्या रहनी चाहिए महाराष्ट्र में। देखिए, महाराष्ट्र में विषय है, जिसे आपने एनसीपी वाला कहा, उनका जो उनकी तरफ से प्रस्ताव आया है, अब उससे कई विषय, जैसा कि चुनाव के दौरान एक भ्रष्टाचार को लेकर एक बहुत बड़ा मुहिम चली थी। अब उनके प्रस्ताव को एनसीपी को एब्रीवेट भी किया गया था। मैं कह रहा हूं ना, तो ये सारे ये शिशुपंज किसी भी स्वाभाविक तौर पे किसी भी राजनीतिक संगठन के सामने रहेगा कि हम अपनी नैतिकता को किस तरह से मतलब बचाएं। उसको सत्ता बननी चाहिए, चुनाव हुआ है, चुनाव के सामने 2 विकल्प है, या तो दोबारा चुनाव में जाइए या सत्ता में कोई सरकार बननी चाहिए। सरकार बनाने के लिए अगर यही एक अकेला विकल्प है तो अपनी नैतिकता कैसे बचानी है? तो ये सारे प्रश्न हैं, इनका प्रश्न का एक खुल के चर्चा होगी वहां पे। ठीक, शिवसेना के साथ कैसे करा जाए, क्या करा जाए। मैंने जैसा कहा कि ना केवल भावनात्मक संबंध रहे हैं, वैचारिक संबंध रहे, 25 साल के रहे, क्या करना चाहिए, कौन करेगा, फिर हमारे मन में वहां के लिए मुख्यमंत्री का प्रत्याशी कौन होगा। तो ये सारी आज चर्चाएं होंगी। बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग है ये, और उसका मुझे लगता है बड़ा गंभीर एक परिणाम होने वाले और बड़ी सकारात्मक निर्णय निकलने वाले। चलिए, सकारात्मक निकले, और हम तो यही चाहेंगे कि दोनों राज्यों में सभी लोग दिवाली सही समय पर दिवाली मनाए, दिवाली के बाद दिवाली मनाने की नौबत ना आए, पहले ही दिवाली मन जाए तो अच्छा। जी नीलांजन, कुछ कह रहे थे आप? पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में फैसला, चर्चा जरूर होगी, फैसला भी होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि औपचारिक तौर पे इसका अनाउंसमेंट किया जाएगा, क्योंकि
भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बिल्कुल डेमोक्रेटिक लाइन से चलाना चाहेगी। वो नहीं चाहेगी कि जो भी लेजिस्लेचर पार्टी का, चाहे महाराष्ट्र या हरियाणा का जो लीडर चुना जाए, उसका अनाउंसमेंट दिल्ली के पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग करे, बल्कि लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग जब भी कन्वीन की जाती है उसमें होगी और उसमें औपचारिक तौर से उसको चुना जाएगा जो भी नेता होगा। तो तब तक हम जो मीडिया में जो लोग हैं, हम लोगों में स्पेकुलेशन चलता रहेगा जी कि कौन मुख्यमंत्री हरियाणा के और महाराष्ट्र के। बिल्कुल, तो तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको इन्फॉर्मेशन दे दें कि बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बस अब से कुछ देर में शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपसे कुछ देर पहले स्वागत किया वहां पर अमित शाह ने, और अब कुछ देर में वहां पर बैठक शुरू होने वाली है। एक ब्रेक ले रहे हैं, जब लौटेंगे तो नदीम जावेद हमारे साथ कांग्रेस नेता भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। बहुत तस्वीरें आप देख रहे हैं, बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक जो है वो शुरू हो गई। अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तमाम राजनाथ सिंह तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, यानी तमाम बीजेपी के जो आला नेता हैं वो इस वक्त तस्वीरों में आपके सामने आप देख सकते हैं। और अब ये तय होगा, जैसा कि सुधांशु मित्तल साहब हमें बता रहे थे, कि कौन मुख्यमंत्री होगा हरियाणा का और महाराष्ट्र में किसके साथ जाना है, इस पर भी मंथन इसी बैठक में होगा। तो शायद जब ये बैठक शुरू हो तो विक्रांत यादव हमारे सहयोगी लगातार अपडेट हमें वहां से दे रहे हैं, कोई खबर हमें सुनने को मिले, यानी अब से कुछ ही देर बाद जब ये बैठक खत्म होगी। अरुण जेटली तस्वीरों में आप देख रहे हैं। तमाम बीजेपी के आला नेता इस वक्त मंथन कर रहे होंगे कि कौन हरियाणा का मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि वहां स्पष्ट बहुमत मिला है और महाराष्ट्र में थोड़ा पेच फंसा रह गया। तो अब देखना होगा, एनसीपी ने बाहर से समर्थन देने की बात कही है तो उनके साथ जाते हैं, या फिर पुराना गठबंधन, कुछ दिन पहले ही तलाक हुआ था लेकिन केंद्र में अभी भी शिवसेना साथ में ही है, एनडीए का एक हिस्सा है। तो अब देखना होगा कि क्या तय करती है बीजेपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह बेहद खुश, बीजेपी के लिए बहुत अच्छी खबर। हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं, नदीम जावेद साहब कांग्रेस के नेता, और अब एक और हमारे साथ खास मेहमान नसीब खान साहब कांग्रेस के नेता हैं, मुंबई से जुड़ गए हैं। नदीम जावेद, आपके पास मैं आना चाहूंगा, बैठक चल रही है, आप तस्वीरों में देख रहे हैं। नदीम, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि अच्छी खबरें जैसे रूठ गई हैं कांग्रेस के साथ, क्या कारण समझते हैं आप? नहीं, मैं थोड़ा आपके इस बात से अपनी असहमति दर्ज कराता हूं। दो बातें महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले तो ये कि कोई मित्र वहां बैठे हुए ये कह रहे थे कि पटाखों की बात कर रहे थे। मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यालय में बैठा हूं और यहीं से आपसे जुड़ा हुआ हूं। मैं बड़ी विनम्रता से ये निवेदन कर दूं कि इस देश की जनता ने समय समय पर कांग्रेस पार्टी को यह मौका दिया है कि वो इस देश को रोशनी देने का काम करे, और कांग्रेस पार्टी ने वो देने का काम भी किया है। लेकिन जो आपने सवाल किया, मैं उस बात में इस तरह से प्रचार किया जा रहा है कि लगता है कि लोकसभा के चुनाव का जो मैंडेट था ये उसका एक्सटेंशन है। मैं केवल एक बात कहता हूँ इसमें हरियाणा के संबंध में, कि हरियाणा में आमतौर से ये ट्रेंड रहा है पिछले 25-30 वर्षों का कि एक बार कांग्रेस की सरकार आती है और 5 वर्षों के बाद एक दूसरी सरकार जो क्षेत्रीय पार्टी होती थी उसकी सरकार आती थी। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ था 2009 में कि हुड्डा साहब की सरकार जो कांग्रेस के नेतृत्व की थी उसने रिपीट किया था। दूसरी बात कि लोकसभा के चुनाव में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को और उसके सहयोगी दलों को 58 सीटों पर लीड हुई थी, जो कि कम हुई है। महाराष्ट्र में जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रचार हुआ था कि एक छत्र साम्राज्य भारतीय जनता पार्टी का होने वाला है, वहां पर खंडित जनादेश आया है। एक बार लोगों ने यह कहा है कि जनादेश केवल किसी एक राजनीतिक दल को नहीं होगा बल्कि कोalition एरा अभी और चलेगा। 4 से 46 बीजेपी पहुंची है हरियाणा में। जी, मैं उसी बात को मैं कह रहा हूं कि जो रीजनल पार्टी का स्पेस था उस स्पेस को ऑक्युपाई करने का काम विशेष रूप से इंडियन नेशनल लोकदल का, वो ऑक्युपाई करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। लेकिन जो इतिहास रहा है उस इतिहास के संदर्भ में मैं आपसे चर्चा कर रहा था। महाराष्ट्र में खंडित जनादेश है। एनसीपी के कैंडिडेट्स का डेटा आप देखेंगे, माइक्रो लेवल पे अगर असेस करेंगे जो नतीजे आए हैं, तो एनसीपी ने टैक्टफुली भारतीय जनता पार्टी, आपको मैं आंकड़े बता दूं नदीम, 123 बीजेपी, 42 कांग्रेस, 41 एनसीपी, 63 शिवसेना। यानी अगर गठबंधन की भी बात करें जो था पहले, तो शिवसेना कहीं आगे है। नहीं, मैं उसी आपके पास मैं लौटूंगा। इस वक्त उद्धव ठाकरे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको सीधे वहीं लिए चलते हैं। मैं लौटूंगा आपके। बरोबर आहे, म्हणून माझ्याकडे जोपर्यंत कोणी येत नाही त्या चर्चेत, जोपर्यंत आम्ही एकमेकाची मतं मांडत नाही तोपर्यंत या विषयावरती मी कशाला बोलू। शिवसेना सत्ता में जिसके तो भी साथ देगी, आपकी क्या शर्तें या मांगे होंगी उस पक्ष को जिसको आप साथ देने वाले हैं? पहले सामने तो आने दीजिए,
सामने कोई नहीं आया और आप शर्त लेके घूम रहे, शर्त लेके, उसमें कोई ये नहीं, पहले सामने तो आने दीजिए कोई तो। बाहर से दिया है किसको? अगर बीजेपी को मंजूर है तो बीजेपी जा सकती है आगे। एनसीपी का समर्थन नहीं, क्योंकि एनसीपी की तो उन्होंने कड़ी आलोचना की थी, तो उनके ऊपर आहे. राष्ट्रवादीने अशा प्रकारे समर्थन दिलं भाजपला आणि भाजप तुम्हाला असं वाटतं का की भाजप आणि राष्ट्रवादीकडून तुम्हाला कॉर्नर केलं जातंय? मला कॉर्नर कोणी करू शकत नाही, कारण ज्या पद्धतीने शिवसेना लढली हे कोणालाही अपेक्षित नव्हतं. आणि ही लढाई तुम्हाला माहिती आहे, शिवसेना ही एकाकीपणाने लढली, सर्वसामान्य माणसाच्या आशीर्वादावर आणि त्यांच्या भरोश्यावरती आम्ही लढलो. आणि असं काही ठीक आहे, निवडणुकीत विजय हा तर आनंददायी असतोच, पण उद्धव ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे. इस बीच ये भी बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने हरियाणा के नवनिर्वाचित 3 विधायकों को दिल्ली तलब किया है. हरियाणा से ताल्लुक रखने वाले मनोहर लाल खट्टर, अनिल विज और कैप्टन अभिमन्यु, इन तीनों को दिल्ली तलब किया गया है. और अगर हम यहां पर बात करें कि मुख्यमंत्री के नाम को लेकर इन्हीं तीनों नामों की चर्चा हो रही थी, बहरहाल तीनों को तलब किया गया है दिल्ली. नाम कैप्टन अभिमन्यु, अनिल विज. अंबाला से आते हैं, इसके अलावा मनोहर लाल खट्टर. अमित चौधरी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं. अमित, क्या जानकारी? 3 जो नाम हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, उनको तलब किया गया अमित शाह द्वारा. दिया पंकज, और अभी हमारे बीजेपी में जो सूत्र है उन्होंने इस चीज की पुष्टि की है कि इन तीनों को बुलाया गया है. इनमें से जो कैप्टन अभिमन्यु है वो नारनौल से अभी कुछ देर पहले ही विधायक चुने गए और उनका रिजल्ट अब आउट हुआ है कुछ देर पहले ही. इससे पहले जो मनोहर खट्टर है उनका रिजल्ट आपके पास लौटेंगे. अमित की आवाज हम तक साफ नहीं आ रही. आइए एक बार फिर लौटते हैं. उद्धव ठाकरे शिवसेना प्रमुख क्या कह रहे हैं, उनको सुनते हैं. अशा परिस्थितीत तुम्ही सरकारसोबत बसणार का? बीजेपी सोबत सरकारमध्ये बसणार का? माझ्याकडे अजून कोणी आलेलं नाहीये. या सगळ्या शक्यता नुसत्या शक्यता आहेत. आणि आज अजून निकाल आत्ता एक सीट आमची कळलं, आमचा हेमंत पाटील नांदेडमध्ये जिंकला आत्ता. त्याच्यामुळे हा निकाल अजूनही ताजा आहे. तुम्हाला माहिती आहे, काय वेळेला 10, 15, 20 दिवस पण सरकार स्थापनेला लागतात. आणि म्हणून मी पुन्हा एकच सांगेन की जोपर्यंत माझ्याकडे कोणी प्रस्ताव घेऊन येत नाही तोपर्यंत मी उगाचच एकटाच वेडार का अटी शर्ती घेऊन कशाला फिरू. अगर मिशन 150 की जिद पर आपका रुख थोड़ा लचीला होता, क्या आपका प्रदर्शन बेहतर? कुछ गड़बड़ हो रही है. बहरहाल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, तीनों को तलब किया है. देखिए मुस्कुराहट बता रही है. पहले आप तीनों का नाम ले रहे थे और अब तीनों को दिल्ली तलब कर लिया गया है. इसमें एक नाम आप लोगों ने छोड़ दिया, जो और भी आ रहे हैं, वो है रामविलास शर्मा जी. अभी जिस तरीके से चुनाव परिणाम आए हैं, शिवसेना का जो महत्व है, शिवसेना सब देख रहे हैं. नारायण राणे की हार आज हुई है, प्रतिक्रिया? जैसे मैंने कहा कि शिवसेना प्रमुख जी को जिन्होंने दुख दिया था, दर्द दिया था, कुछ लोग लोकसभा चुनाव में हारे थे और कुछ जो बाकी थे वो विधानसभा में हारे. सर, बीजेपी ने कहा, और खास कर दादर फिर से हम जीते हैं. जो शिवसेना प्रमुख जी को बहुत ही दिल के करीब था, वो हम जीते हैं. अगर बीजेपी ने कहा है कि वो रुकी है कि कोई पार्टी उसके पास आए और प्रस्ताव दे, तो अभी ऐसी बात हो गई है कि बीजेपी रुकी है और आप रुकी है, तो ये ईगो इशू नहीं होंगे ऑफिस? ईगो की क्या जरूरत है? वेट अँड वॉच नाही आहे. एकच गोष्ट तुम्हाला सांगतो की आत्ता मी सांगतो की आत्ता हा सगळा, तुम्ही पण मगाचपासून उभे होतात, पण मी म्हटलं जरा थांबू दे, कारण सगळे एकदा परिणाम घोषित होऊ दे. तसं आता हेमंत पाटील आत्ता जिंकलेले आहे. अगर बीजेपी एनसीपी का बाहर से सपोर्ट लेकर सरकार बनाती है, अगर उस कंडीशन में, तो आपका जो बाकी है, चाहे बीएमसी में हो या कहीं जो दूसरी जगह पे, इस चीज का असर पड़ेगा आप दोनों की? ह्या गोष्टीला काय अर्थ नाहीये, कारण जोपर्यंत या गोष्टी घडत नाही तोपर्यंत त्याच्यावरती बोलण्यात काय अर्थ? अगर मगर की बात क्यों करें? एक मुद्दा दोन्ही चौकडी असा आला होता की लहान भाऊ पण मोठा भाऊ पण हे दिसेल असं भाजपचे काही नेते म्हणाले होते. आता जर युती झाली तर उपमुख्यमंत्री पद किंवा लहान भावाची भूमिका अजूनही मी पुन्हा तुमच्या सगळ्या प्रश्नांना माझ्याकडे एकच उत्तर आहे. समोरून कोणी जोपर्यंत येत नाही, समजा आलेच नाही ते, तर मग भाऊ काय प्रश्नच जात नाही ना. मग लहान भाऊ काय, मोठा भाऊ काय, पण समोरून कोण आलं तर त्याच्यावरती होईल. अरे बातचीत करण्याचा प्रश्न नाहीये. त्यांच्याकडे
त्यांना जर का सरकार स्थापन करण्याची संधी आहे तर त्यांचा प्रश्न आहे. उद्या त्यांनी एनसीपीचा सपोर्ट घेतला तर शिवसेना विषय येतो कुठे? महाराष्ट्राच्या विकासासाठी आणि स्थैर्याची सामान्य भाषा केली होती. तुम्ही स्वतःहून काही बाजूची बोलणी करणार आहात का महाराष्ट्राच्या विकासासाठी? किंवा पुढाकार तुम्ही स्वतःहून घेणार आहात? असं आहे की मी सगळ्यात आधी विजन डॉक्युमेंट महाराष्ट्रासमोर मांडलं. त्याच्यामध्ये मुंबईसाठी काही प्रकल्प आहेत, महाराष्ट्रासाठी काही प्रकल्प आहेत. तर हे प्रकल्प हे काय माझे खाजगी स्वप्न नव्हती, ही माझी लोकांसाठी देण्याची माझी तळमळ होती. ज्यांना पटलं त्यांनी शिवसेना हा पर्याय स्वीकारला. मी असं म्हणत नाही की ज्यांना पटलं नाही, पण काही कारणं असतील त्यांनी शिवसेनेला मतं दिली नसतील. परंतु तरी देखील हे प्रकल्प हे माझे साऱ्या महाराष्ट्रासाठी आहेत. टेलिमेडिसिन असेल, मुंबईसाठी कोस्टल रोड आहे, रेसकोर्सचा विषय आहे, मुंबई वॉटरफ्रंट आहे, हे मुंबईसाठी प्रकल्प आहेत. त्याच्यानंतर जो इंद्रधनुष्य मी जो काही विषय आणला होता, टॅबलेटचा प्रश्न होता, तर ह्या गोष्टी आहेत त्या साऱ्या सुद्धा जरी वाटत असल्या तरी सर्वसामान्य माणसाच्या आयुष्यामध्ये एक सुखासमाधानाचे क्षण आणणारे होते. तर हे सगळे विषय आजही मला असं वाटतं की हे लोकांच्या हातात जायला पाहिजे, ही माझी तळमळ आहे. तुम्ही म्हणतात की त्यांनी सोडलेलं नाहीये, हा इगो इश्यू होत नाहीये का? तुम्ही म्हणतात पण हे विषय आता निवडणुकीच्या निकालांचं बोलण्यात अर्थ नाही, कारण निवडणुकीच्या हो पण मी पूर्ण प्रचारात हा विषय मांडत आलेलो आहे. कशी तुटली, का तुटली, गरजेचं आहे. परंतु त्याच्यासाठी समोरून कोणीतरी प्रस्ताव घेऊन आलं पाहिजे ना. मी कसा घेऊन फिरू सगळीकडे? ज्यांना जर का एक मिनिट, एनसीपीने त्यांना प्रस्ताव दिलेला आहे, बरोबर आहे. त्याच्यावरती त्यांनी हो नाही करण्याचा त्यांचा अधिकार. त्यांनी हो म्हटलं तर माझ्या प्रस्तावाचा काही उपयोगच नाही. आणि समजा मी प्रस्ताव दिला आणि ठेवले नाही, तुम्ही नाही बरोबर पाहिजे, आम्हाला एनसीपीच पाहिजे, तर म्हणून मी म्हटलं मी शांत आहे. माझ्याकडे जोपर्यंत कोणी प्रस्ताव घेऊन येत नाही तोपर्यंत मी घेऊन कशाला प्रपोजल जब आएगा तब आप सोचेंगे, अगर नहीं आया तो क्या लाइन ऑफ एक्शन होगा? नहीं आया तो नहीं आया, फिर क्या, मैं क्या कर सकता हूँ? और अगर मैं लेके जाऊं भी और वो ना कहे तो इसलिए शांत रहना बेहतर है. वेट करना बेहतर है. बिल्कुल. रिश्तों में इतनी खटास के बाद भी क्या संभव है सेना बीजेपी साथ में आएगी? वो दोनों पर निर्भर होता है. और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पल भर मान लो कि मैं अगर प्रस्ताव ले जाऊँ और वो मना करे तो बोले नहीं हम तो एनसीपी के साथ जा रहे, मैं क्या कर सकता हूँ? बावजूद भी आप तैयार हैं? पहले आने तो दीजिए. आप अपनी तरफ से पहल नहीं पहले तो आने दीजिए. और आप पहल नहीं करेंगे? पहले कहने मैंने कहा ना कि मैं शांत बैठा हूँ. मैं तो यहीं पे हूँ, मेरे घर पे बैठा हूँ, मुंबई में बैठा हूँ. मला वाटतं तुमच्याकडे दुसरे अरे भाई लेकिन सामने तो आने दीजिए ना. जो रीजनल प्राइड की बात कही जा रही है, अगर आप इस स्थिति में होके अब बीजेपी के पास जाते हैं तो रीजनल डोमिनेंस जो शिवसेना की है वो कहीं कम होती है. सुनो एक मिनट, आप अभी आपने क्या कहा, आप नहीं जाएंगे, अभी बोल रहे आप जाएंगे तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ. हाँ, तो इसीलिए मैंने कहा मैं शांत बैठा हूँ मेरे घर में. तो अगर कोई किसी को लगे कि शिवसेना उनको साथ में चाहिए तो सामने से आ सकते हैं. सवाल है कि आप पहले भी मुख्यमंत्री पद की बात हो रही थी कि महाराष्ट्र के विकास के लिए शिवसेना चाहती है कि मुख्यमंत्री बने. क्या आप उससे अभी भी कायम है? एक मिनिट. नाही कायम नाही, जरा थोडंसं वेगळ्या याच्यात मी सांगतो, नाही तर पुन्हा तुम्ही ते ब्रेकिंग न्यूज वगैरे करा. तुम्हीच ओपिनियन पोल केलेत, तुम्हीच एक्झिट पोल केलेत, किती खरे ठरले का? नाही, उलट हो बोला ना. तुमचे एक्झिट पोल, तुमचे ओपिनियन पोल खरे ठरले का? मी म्हणतो 100% ठरले. मग त्याच्यात अजून एक होता मुख्यमंत्री पदासाठी तुम्ही नाही केलेला, तुम्हीच केला होता. तुम्हीच केलेला होता, मी थोडीच केला होता. घेत होता. आता असं आहे, आता तो तुम्हाला मानायचं नाही म्हणून तुम्हीच तुमच्या तोंडाने सांगतात की तुमचे एक्झिट पोल आणि ओपिनियन पोल हे खोटे ठरले. नाही पण म्हणून कृपा करून एक गोष्ट लक्षात घ्या
की कृपा करून लोकांचा संभ्रम असा कधी निर्माण करू नका एक्झिट पोल ओपिनियनच्या माध्यमातून. आता कोणी सांगू शकत नाही की त्यांचे एक्झिट पोल ओपिनियन पोल 100% खरे आले. निवडणुका झाली किंवा जागा ठरण्याआधीची जी भूमिका होती तर आता तरी असं वाटतं की थोडीशी नरमाईची भूमिका घ्यावी आणि नाही नरमाईची भूमिका हा विषय वेगळा आहे. माझं म्हणणं एवढंच आहे की युतीमध्ये दुसरी पिढी आता पुढे आलेली आहे. पहिल्या पिढीमध्ये जे नातं होतं ते दुसऱ्या पिढीमध्ये तसंच नातं मला अपेक्षित आहे. आणि त्यावेळेला मी तेच माझं म्हणणं होतं की बाबा तेव्हा महाराष्ट्रातले नेते हे इकडे यायचे, व्यवस्थित चर्चा व्हायची, कधी कधी वादविवाद व्हायचे ना, त्याही वेळेला व्हायचे. तुम्हीच ते त्याच्याही बातम्या दिलेल्या आहेत. पण इथपर्यंत कुठेपर्यंत कोणी ताणलेलं नव्हतं. एकमेकाच्या गोष्टी, एकमेकाच्या ज्या काही मर्यादा होत्या की बाबा ह्याला कितपर्यंत आपण खेचू शकतो याचं भान हे सगळ्यांनी ठेवावं लागतं. बीजेपी ने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान आप लोगों के बारे में बहुत कुछ बुरा नहीं बोला था. ऐसा लगता है कि बीजेपी ने एक सॉफ्ट कॉर्नर रखा था, तो ऐसे में रिश्ते जुड़ने में फिर बहुत तकलीफ नहीं होनी चाहिए. इसलिए मैंने कहा ना कि बार बार मैं यही कह रहा हूँ, पहले सामने से कोई आने तो दीजिए. रामदास आठवले ने कहा है और मुनगंटीवार से भी ये कहना है कि हम जाएंगे तो शिवसेना के साथ ही जाएंगे, एनसीपी के साथ हम जाएंगे नहीं. तो उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं. नहीं, इसलिए मैंने कहा ना कि उनको तो एनसीपी ने प्रस्ताव दिया है, अगर वो उनको मंजूर है तो जाएं एनसीपी के साथ. सर आडवाणी जी ने भी कहा है कि शिवसेना के साथ एक बार फिर बीजेपी आए तो अच्छा होगा, वो पहल करने को भी तैयार है. इस कदम को आप कैसे देखते हैं? यही तो मैं कह रहा था, ये पहली पीढ़ी जो थी, आडवाणी साहब, अटल जी, बाला साहब, प्रमोद जी थे, गोपीनाथ जी थे, उन्होंने एक अपना सिर्फ गठबंधन नहीं था, वो एक रिश्ता था. और वही रिश्ता में चाहता था, अगर वो वापस आए ना आए पता नहीं, उनकी मर्जी अभी, लेकिन आगे कायम रखे मैं तो चाहता था. शिवसेनेला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी राष्ट्रवादी, भाजप आणि तुमच्याकडे विरोधी पक्ष नेतेपद देणं असं बाहेर बोललं जात आहे. त्याचं किती तथ्य वाटतं? माझ्याकडे तर कोण आलेलं नाही तसं. त्यांचा पराभव झालेला आहे, विरोध होता. तर त्या पराभवावर तुम्ही कसं बघताय? सुभाष आपले ज्येष्ठ नेते आहेत. खरोखर दुर्दैवाची गोष्ट आहे. देसाईसारखा माणूस जो मला वाटतं त्यांना 24 तास सुद्धा कमी पडत असतील. मला कळत नाही की हा पराभव का झाला. घोसाळकरांच्या पराभवाच्या बाबतीत काय सांगा? घोसाळकर पण सगळ्या महिला सातत्यानं तुमच्याकडे येऊन मागणी करत होत्या, पण शेवटी काय झालं त्याच्यामध्ये, त्या महिलांशी पण मी बोलणार आहे. त्यावेळेला मी बोललो होतो. आणि विनोद पण हा काम करणारच माणूस आहे. विनोद पण हा काम करणारच माणूस आहे. हां, पण तक्रार शेवटी आता त्याच्याबद्दल माझ्याकडे येण्याच्या आधी पोलीस तक्रार झालेली होती. वाई का मतलब क्यों, सब कुछ मैं क्यों छोड़ूं? और जब लोकसभा के चुनाव हुए तो क्या शिवसैनिकों ने मेहनत नहीं की थी? सेना ने मेहनत नहीं की थी. अलायंस उन्होंने तोड़ा था ना, तो इसलिए मैंने कहा ना कि सब कुछ मैं ही क्यों छोड़ूं. तब शिवसेना ने भी तो मेहनत की थी, ये तो मेरा कहना है. सर अगर बीजेपी के साथ बात होती है, अगर बीजेपी के साथ बात होती है तो क्या शिवसेना के लिए अभी भी या शिवसैनिकों के लिए अभी भी सीएम पोस्ट अपने आप में एक मुद्दा रहेगी जब आप बात करने बैठेंगे आपस में? क्या मुख्यमंत्री मला असं वाटतं, ऐका एक मिनिट, मला असं वाटतं आपण परत फिरून त्याच गोष्टीवरती येतोय. आजच्या दिवसापुरतं आपण इकडे थांबूया. आता जेव्हा आपण आढावा घेतोय पूर्ण राज्याचा, तुम्ही सुरुवातीला म्हणाल की अपेक्षेप्रमाणे आलेलं नाही, शिवसेनेचं कुठे काय कमी पडलं किंवा काय चुकलं असं वाटतं की? नाही चुकलं याचा प्रश्नच नाहीये. शिवसैनिक हा बिचारा साधा आहे, फाटका इन द सेन्स परिस्थितीने. आणि एवढे सगळे मातब्बर लोक समोर असताना तो त्याच्या ताकदीने लढला. त्याच्या लढतीला तुम्हाला मानावंच लागेल. आणि एवढे सगळे पक्ष असताना शिवसेनेने आपल्या ताकदीवरती हे जे काय मी म्हणेन यश, सर्वसामान्य माणूस हा सोबत राहिला म्हणून आम्ही इथपर्यंत जिंकलेलो आहोत. आणि काही ठिकाणी जे काय आमचे पराभव झाले ते निसटते झालेले आहेत. हे देखने का नजरिया होता तो
तो चलिए, दिनेश मौर्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, इसमें उद्धव ठाकरे ने जो बातें कही और जो हम समझ पाए कि हम बैठे हैं वो आए तो से, और एक और बात उन्होंने कही कि हम अगर जाते हैं और वो इनकार कर दे, यानी कहीं ना कहीं से संकेत दे दिए हैं कि हम तैयार हैं। बिल्कुल सही कहा। उद्धव ठाकरे के पास वैसे भी इसके अलावा कोई चारा नहीं था, लेकिन क्योंकि अब तक वो हमेशा महाराष्ट्र की राजनीति में अपने आप को बड़ा रखना चाहते हैं, बड़ा भाई बना के रखना चाहते हैं, इसलिए वो पहल नहीं करेंगे। वो इंतजार करेंगे कि बीजेपी कोई प्रस्ताव लेकर आए, उसके बाद ही वो अपने पत्ते खोलेंगे। लेकिन जिस तरह से एनसीपी ने पहले ही दाव चल दिया, पहले ही बाहर से समर्थन देने की पेशकश एनसीपी ने कर दी, इस वजह से ये स्टैंड फिलहाल शिवसेना को लेना पड़ा है। शिवसेना खुद भी फिलहाल जिस तरह से नतीजों के बाद परिस्थितियां बदली है, वो खुद भी सरकार का हिस्सा बनना चाहती है, 15 साल से सरकार से बाहर है। तो उद्धव ठाकरे के स्टैंड से क्लियर हो गया। अब ये बीजेपी को तय करना है कि क्या वो भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी एनसीपी के साथ जाएंगे या फिर शिवसेना को अपने साथ लाने की वो कोशिश करेंगे। लेकिन शिवसेना को साथ में लाने की अगर बीजेपी लाने की कोशिश करती है तो कई दिक्कतें भी भविष्य में बीजेपी को सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में अब जो उद्धव ठाकरे ने दाव चला, इसके बाद बीजेपी की जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होगी उसमें इस चीज पर जरूर गौर किया जाएगा और हम उम्मीद करें कि शायद उद्धव ठाकरे के नरम रवैये के बाद बीजेपी के नेता शायद अप्रोच कर सके। सुधांशु जी, एक और चीज जो इन्होंने कही, मैं आपको वो दोहरा देती हूँ। उद्धव ठाकरे ने ये भी लाइन कही कि मैं बिल्कुल वैसा गठबंधन चाहता था जैसा कि प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे के समय में था, यानी अपनी तरफ से संकेत दे दिए हैं। अब बताइए क्या स्टैंड है आपका? देखिए, जो वो गठबंधन चाहते थे उसमें ये बड़े भाई थे और हम लोग जो थे पेरिफेरल प्लेयर थे। अब वो तो आज की स्थिति है नहीं। आज तो जो सीटें आई हैं, जो जनादेश आया है, वो भाजपा के पक्ष में आया है। नंबर 2 पे शिवसेना, ये सत्य है। अब इसमें तो कोई बहस का विषय ही नहीं है। ये बताइए कि तलाक हुआ था महाराष्ट्र में, गठबंधन टूटा था, पुनर्विवाह होगा, उसकी गुंजाइश है? मैं इसको तलाक की जगह मनमुटाव कह देता हूँ, क्योंकि जैसे अगर तलाक हुआ होता तो कैंपेन शुरू किया था बीजेपी ने, वो ये कहते थे मातोश्री नहीं जाएंगे, आप जाएंगे, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि मैं नहीं जाने वाला घर से भैया, आपको आना है आओ। तो मातोश्री का केंद्र, प्रदीप जी आपसे भी मैं ऐड ऑन चाहूंगा कि वो केंद्र स्थापित हो गया फिर से मातोश्री का। एक चीज कह दूं, एक चीज कह दूं, अफजल खान की सेना जाएगी, मातोश्री क्या? और सुधांशु जी ने एक और बात, पंकज अगर ध्यान दियो आपने, उन्होंने कहा हम तलाक नहीं कहेंगे, मनमुटाव कहेंगे। मैं मनमुटाव क्यों कहूंगा? ये मनमुटाव है, क्योंकि तलाक होता तो फिर केंद्र से जो है उनके मंत्री जो है चले जाते। तलाक हुआ होता तो फिर मुंबई जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वहां से हम अपना। पर ये तो मौका परिस्थिति में प्रदीप जी, यानी आप इंतजार कर रहे थे कि रिजल्ट कैसे आएंगे, अगर हम अकेले ही हो गए तो अकेले फिर कोई नहीं चाहिए। आप इसको नहीं देखिए, एक शब्द, चुनावों में प्रतिस्पर्धा में वो प्रतिपक्ष की तरह हम लोग उनसे चुनाव में लड़े, लेकिन चुनाव के दौरान नरेंद्र भाई ने ये कहा कि क्योंकि मैं बाला साहब का सम्मान करता था, मैं शिवसेना के खिलाफ कुछ नहीं कहूंगा। अगर सारे मन में सब चीजें भुला के अगर एक कटुता होके अगर हमें चुनाव लड़ना होता है तो फिर शायद ये हमारी स्थिति नहीं होती। देखिए, मैं इससे सहमत, देखिए बाला साहब के खिलाफ न बोलने का फैसला एक स्ट्रेटजी थी, क्योंकि आप जैसे ही शिवसेना की आलोचना करते 20 सवाल आपसे किए जाते कि अगर इतनी बुरी है शिवसेना तो 25 साल साथ क्यों रहे। आप गठबंधन तोड़ने के लिए ज्यादा आतुर थे बजाय शिवसेना की। नहीं प्रदीप जी, बिल्कुल आप देखिए, गठबंधन से मुक्ति चाहते थे। फिर मैं दोहरा रहा हूं, 2 स्टेटमेंट प्रधानमंत्री के जो उन्होंने मुंबई में दिए, एक युति से मुक्ति और दूसरा उन्होंने कहा हफ्ता वसूलने वालों के साथ नहीं चल सकते जी। तो अब हफ्ता वसूलने वालों के साथ जाएंगे कि नेचुरली करप्ट? नीलांजन, आपको भी कुछ इस पे पॉइंट रखना है। कुएं और खाई में आपको चुनना है। बहुत छोटा सा पॉइंट जी। ना डिवोर्स ना सेपरेशन। 5 साल बाद अगर मैं दोबारा से इस चैप्टर को रिविजिट करूं और कोई किताब लिखे, इतिहास लिखने की कोशिश करें, तो ये होगा, डिफाइन होगा रीवर्किंग ऑफ रिलेशनशिप। भारतीय जनता पार्टी रीडिफाइन या रीवर्किंग एक ऐसे सिचुएशन में पहुंच गए थे कि जहां भारतीय जनता पार्टी को फर्दर ग्रोथ के लिए महाराष्ट्र में जिसकी गुंजाइश थोड़ा सा जो कहते हैं ना कि वो शेक से शेक में डालने की जरूरत थी, थोड़ा सा डाल के थोड़ा हिला लिया, थोड़ा सा चीजों को रीओरिएंट करा दिया। अब फिर से तरह से एक नए ग्लास में पोर करके और न्यू अलायंस, न्यू कॉम्बिनेशन। सुधांशु जी, ब्रेक लेना है मुझे, एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ ले रहे हैं, फौरन वापस हाजिर होते हैं।
तो महाराष्ट्र और हरियाणा के लिए अगर हम बात करें इन दोनों ही राज्यों की, तो बीजेपी के लिए बेहद अच्छी खबर है। हालांकि महाराष्ट्र में थोड़ा पेच फंसा हुआ है, लेकिन अब देखना होगा कि एनसीपी जो बाहर से समर्थन देने की बात कर रही है उसके साथ जाती है बीजेपी या फिर शिवसेना, क्योंकि शिवसेना के उद्धव ठाकरे को अभी आपने थोड़ी देर पहले सुना, वो ये कह रहे हैं कि हम इंतजार कर रहे हैं कि बीजेपी क्या प्रस्ताव लेकर आती है। हमारे साथ नसीम खान साहब भी कांग्रेस नेता मुंबई से जुड़ रहे हैं। नसीम खान साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, हार से, ये जो हार हुई है आपकी पार्टी की दोनों ही राज्यों में, क्या सबक लेगी कांग्रेस यहां से? देखिए, जो सबसे पहले तो जो महाराष्ट्र की जनता ने निर्णय लिया है, जो जनादेश दिया है, हम लोग उस जनादेश को स्वीकारते हैं, सर झुका के उसको स्वीकार करते हैं। और आने वाले दिनों में पार्टी बैठकर इस पे मंथन करेगी, रिव्यू करेगी कि हार का कारण क्या है। जो भी कारण रहे हैं इस सब पे, क्योंकि जिस तरह से 15 साल हम लोगों ने राष्ट्रवादी पार्टी के साथ गठबंधन में सरकार चलाई और अचानक चुनाव के ऐन 15 दिन पहले हमको अलग अलग चुनाव लड़ना पड़ा, उन परिस्थितियों में तमाम सारी बहुत सारी वजह रही है इस सारे हार के कारण। लेकिन आप लोग तो उस समय यही कह रहे थे कि इसका फायदा होगा अगर अलग होंगे। नदीम जावेद जी। नहीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से हमारा गठबंधन अंतिम समय में टूटा, और जो समझ में आ रहा है खासतौर से चुनाव नतीजे आने के बाद जब माइक्रो लेवल पे असेस करिए, तो ऐसा लगता है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके अधिकतर सीटों पर ऐसे प्रत्याशी कांग्रेस के खिलाफ दिए हैं जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाए। और वो दूध का दूध पानी का पानी हो भी रहा है, क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने ये कह दिया है कि वो समर्थन बीजेपी को दे रही है। अब सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो चुनाव में प्रचार किया था और जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग राष्ट्रवादी कांग्रेस के बारे में किया था, वो निकल के आएगा कि क्या सच्चाई है। चलिए नदीम जावेद, वक्त की कमी है हमारे पास, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। नसीम खान साहब, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे चर्चा होगी। प्रदीप सिंह साहब, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ बने हुए हैं, ये भी हमारे साथ चर्चा में आगे शामिल होंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे।